नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के साइंस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए जैविक अणुओं पर इस समय चर्चा कर रहा हूं। जैविक अणुओं में पहला टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है, जो होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य क्या है, इनकी महत्ता क्या है, यानी महत्व क्या है, ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर दी है। फिर चलते हैं दोस्त, उसी में आता है जैविक अणुओं में ही आता है, आनुवांशिकी अणुओं में ही आता है डीएनए और आरएनए क्या होते हैं। तो इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डीएनए से प्रश्न बनते हैं। जब डीएनए से प्रश्न बनते हैं तो दोस्त इसको छोड़ना हमारे लिए उचित नहीं है, आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए चलिए डीएनए को भी आज समाप्त कर लेते हैं। तो जितनी भी टॉपिकें हैं उन टॉपिकों को जल्दी से जल्दी समाप्त कर लिया जाए तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि टॉपिक समाप्त करने के बाद ही हम लोगों का प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। तो दोस्त, जल्द ही होली आने वाली है, होली की छुट्टियों में सब लोग घर पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमें उससे क्या भाई, हम तो ऑनलाइन चल रहे हैं ना। घर पे कहीं भी किसी भी कोने में बैठकर आराम से एक वीडियो देख ही सकते हैं हम लोग। तो चाहे घर हो, इलाहाबाद हो या फिर कहीं और हो, कहीं भी हो, आपको तैयारी करनी है तो करनी है, क्योंकि तैयारी आप नहीं करेंगे तो भाई खामियाजा तो भुगतना ही पड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी टॉपिक को। आपका समय जाया ना करते हुए देख लीजिए, एक मॉडल बना हुआ है आपके सामने। तो आज की जो टॉपिक है हमें वो क्या पढ़ना है दोस्त, तो वो पढ़ना है डीएनए। क्या पढ़ना है? डीएनए। लेकिन डीएनए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डीएनए होते हैं ये क्या होते हैं, जैविक अणु होते हैं। क्या होते हैं भाई? जैव अणु या जैविक अणु होते हैं। कोशिकाओं की सबसे छोटी इकाई, आनुवांशिक पदार्थों की इकाई, इसे कहा जाता है भाई। जैसे जीवों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को अमीनो अम्ल कहा जाता है, उसी तरह से डीएनए को गुणसूत्र की इकाई कहा जाता है। गुणसूत्र की इकाई किसे कहते हैं भाई? तो डीएनए को कहते हैं। डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? तो ये सारी चीजें तो जो दिमाग में हमारे चल चुकी हैं, इसको हम एक बार बताना ही चाहिए, नहीं तो छोड़ देंगे तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई भाई। दिमाग में जब चल गया ये, तो देख लीजिए सबसे पहले तो जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। फिर उसके बाद हम कहें प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? दिमाग में आ ही गया है तो चलते हैं भाई, शुरू किए हैं। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को? तो भाई प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो एमिनो अम्ल होती है, या अमीनो अम्ल। हिंदी में अमीनो अम्ल, अंग्रेजी में एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें कि भाई प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई हो गई, शरीर की सबसे छोटी इकाई हो गई, साथ ही साथ अगर हम बात कर लें कि ये तो हमने दो चीजें देखी, इसके बाद हम बात कर लें कि गुणसूत्र की इकाई क्या कहलाता है। गुण सूत्र की इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? तो गुणसूत्र की इकाई जो होती है वो डीएनए कहलाती है। क्या कहलाती है? डीएनए कहलाती है। तो अभी और भी है, अभी इतने पे ही नहीं है इकाई। इकाई में अगर मैं बात कर लूं तो ये तो अभी शारीरिक क्षमताओं की है ना, तो इसमें अभी मैं कह लूं तो इकाई के बारे में डीएनए की ही इकाई पूछ लीजिए। अभी डीएनए है ना, डीएनए किसका संगठन है, किसका बहुलक है डीएनए। तो डीएनए की इकाई की बात कर लें तो डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं भाई? डीएनए की इकाई को कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं।
डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो अभी इतने पर ही मत रुकिए, अभी इतने पर ही मत रुकिए। शरीर की इकाई हो गई, प्रोटीन की इकाई हो गई, गुणसूत्र की इकाई हो गई, डीएनए की इकाई हो गई। तो इतनी सारी इकाइयां मैंने आपको बता दिया। इतने पर ही नहीं रुकना है। तो सबसे पहले अगर आप बात कर लें कि हिंदी की बात कर लें भाई, जो हम लोग बोल रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब तक तो ये चल रहे थे हम लोग बायोलॉजी में, भाषा की सबसे छोटी इकाई कह देंगे तो उसमें भी तो आ जाएगा कि ध्वनि कहते हैं, मौखिक रूप से ध्वनि कहते हैं, लिखित रूप से वर्ण या अक्षर कहते हैं, जो भी आप समझ लीजिए। तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी होता है कि ये इकाइयां हैं। और इन्हीं को हम बदल के कह सकते हैं कि जो शरीर है वो कोशिकाओं का बहुलक है। शरीर कोशिकाओं का बहुलक है, प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है, गुणसूत्र डीएनए का बहुलक है और डीएनए जीन का बहुलक है। इतनी सारी चीजें इकाई में मिल गई आपको, दिमाग में आ गया तो बता दें। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको मिल जानी चाहिए, आपको समझ जानी चाहिए कि बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक का मतलब इसी का संगठित रूप, इसी का डीएनए का संगठित रूप गुणसूत्र है और अमीनो अम्ल का संगठित रूप है ये। और एक और देखिए, अब मैंने कहा ना जाइएगा मत, दिमाग से निकल रहा था, कहाँ जाने देंगे भाई, जब तक मैं हूं तब तक नहीं जाने दूंगा इनको। कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे आप लोग कार्बोज कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई, कार्बोहाइड्रेट की इकाई कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई क्या होती है? तो ग्लूकोज, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई कहते हैं। तो आपको समझ में आया शरीर, अब इतना तो आराम से आप समझ सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को अमीनो अम्ल कहते हैं, गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं, डीएनए की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं भाई? तो जीन कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को ग्लूकोज कहते हैं। इस तरह से आपको पांचों के पांचों चीजें मैंने यहाँ पे बताया है जो कि इकाई से संबंधित है। अब इन्हीं के बहुलक, इन्हीं के पॉलीमर कहोगे तो ये उल्टा हो जाएंगे इन्हीं के। ग्लूकोज का पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट, जीन का पॉलीमर डीएनए, डीएनए गुणसूत्र का पॉलीमर, डीएनए का पॉलीमर क्या होता है? गुणसूत्र। अमीनो अम्ल का पॉलीमर क्या होता है? प्रोटीन। कोशिका का पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर या बहुलक शरीर। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए फिर आगे चलें, इसको हटा दें। हाँ, इसको हटाना तो पड़ेगा ही भाई, लीजिए इनको हटा देते हैं। तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हो जानी चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ लेगा कि इकाई क्या होता है या पॉलीमर क्या होता है। लीजिए भाई, गायब कुछ किए, गायब पूरा हो गया, तो लीजिए कोई बात नहीं है, हम ले लेते हैं यहां से। तो न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? चलिए, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड या इसी को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं भाई? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, जैविक अणु इसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक अणु कहते हैं। जैविक अणु का मतलब कि जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई, जीवों के शरीर की जो होती है ना सबसे छोटी इकाई जो होती हैं, जो आनुवांशिक लक्षणों या आनुवांशिक लक्षणों का संचालन करते हैं या निर्धारण करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जैविक अणु कहते हैं। जीवधारियों में जो आनुवांशिक लक्षणों का संचालन व निर्धारण करती हैं, उन्हें हम लोग जैविक अणु कहते हैं या न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है दोस्त? तो वो होता है दो प्रकार का। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक हो गया आपका डीएनए, एक क्या हो गया? डीएनए, और एक हो जाएगा आरएनए। डीएनए और कौन हो जाएगा? आरएनए। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? सबसे पहले तो यही पूछ लेता है आप लोगों से कि इसका पूरा नाम क्या होगा डीएनए का। तो डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई? डीऑक्सी
सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओ एसिड ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? ये सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में सबसे पहले ये जानिए कि दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों पॉलीपेप्टाइड हैं। क्या है भाई? पॉलीपेप्टाइड है। दोनों के दोनों क्या है? तो दोनों के दोनों जो है ये पॉलीपेप्टाइड हैं। क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई? तो दोनों के दोनों पॉलीपेप्टाइड होते हैं। अब दोनों के दोनों पॉलीपेप्टाइड हैं तो दोनों का संगठन देख लिया जाए कि इनका संगठन क्या है। इनका संगठन मतलब ये बने कैसे हैं, किन किन चीजों से मिलकर बने हैं ये, तो इसको देख लिया जाए। दोनों इन चीजों से मिलकर बनेंगे। किससे किससे मिलकर बने होते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ तो देख लीजिएगा किससे किससे मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो डीएनए आरएनए और डीएनए और आरएनए है ये किससे किससे मिलकर बने होते हैं, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा इसमें कि ये शुगर से इनका निर्माण होता है, प्लस फास्फोरिक एसिड से बने होते हैं। किससे? फास्फोरिक अम्ल से बने होते हैं, एसिड से, फास्फोरिक एसिड से बने होते हैं और एन बेस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एन बेस से बने होते हैं। एन बेस का क्या मतलब होता है? नाइट्रोजन बेस। एन बेस का मतलब क्या होता है भाई? तो एन बेस का मतलब होता है नाइट्रोजन बेस। अगर इनकी बात करें अब तो ये शुगर होता है। कौन सा शुगर इसमें पाया जाता है? इसमें कौन सा फास्फोरिक अम्ल तो दोनों में पाया जाता है, एन बेस। एन बेस आपको हमेशा आप देखते होंगे कि एन करके बेस लिखा होता है, एन करके बेस। तो नाइट्रोजन क्षार इसे हिंदी में कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं भाई? तो हिंदी में इसे कहते हैं नाइट्रोजन क्षार। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन क्षार कहते हैं। नाइट्रोजन क्षार, यार क्या लिखते रहते हैं, नाइट्रोजन क्षार कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन क्षार कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये इनका संगठन हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि इनमें से जो ये होते हैं कौन सा शुगर इसमें पाया जाता है जो डीएनए में मिलेगा, कौन सा शुगर आरएनए में पाया जाएगा। तो इस तरह से हमें इन्हें देखना है कि किसमें क्या क्या पाया जाता है। तो आइए इसमें देखा जाए, थोड़ा सा छोटा करते हैं, उसके बाद यहीं पे संगठित रूप इनका लिखते हैं कि कौन सा शुगर होगा। जब शुगर है तो कौन सा शुगर है? तो जब शुगर है तो कौन सा शुगर है भाई? तो इसमें जो शुगर होता है डीएनए में, दोनों के शुगर में अंतर होता है कि नहीं होता है, देख लेते हैं। तो ये पेंटोज शुगर होता है। कौन सा? कार्बन के 5 अणु वाला शुगर। कार्बन के कितने अणु वाला? पेंटोज शुगर इसे कहते हैं। पेंटोज शुगर कहते हैं इसको। ठीक है, पेंटोज शुगर कहते हैं। दोनों में यही पाया जाता है। दोनों में क्या पाया जाता है? यही पाया जाता है। दोनों में शुगर में कोई अंतर नहीं होता है। फास्फोरिक अम्ल में भी कोई अंतर नहीं होता है। फास्फोरिक एसिड में भी कोई अंतर नहीं होता है। फास्फोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र H3PO4 होगा। क्या हो जाएगा? H3PO4 हो जाएगा। या इसमें दोनों के दोनों में यही बातें होती हैं कि दोनों में जो ये अम्ल होते हैं ये कोई बदलाव नहीं करते हैं। बदलाव कहाँ पे होता है? तो दोनों के एन बेस में होता है। दोनों के किस में होता है? एन बेस में बदलाव होता है। एन बेस इसका बदलाव होता है, एन बेस जो इसका एन बेस होता है इसमें भी बदलाव होता है। दोनों के एन बेस में बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है? माइन्यूट सा बदलाव होता है। दोनों के एन बेस में माइन्यूट सा बदलाव जो होता है वो मैं बता दूं आपको क्या क्या होता है। तो जैसे कि डीएनए के एन बेस क्या होते हैं, अगला पेज ले लूं क्या? क्योंकि अगर इसे मैं मिटाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप इसे पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे।
चलिए इतना हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अगला पेज लेता हूं। फिर अगला पेज क्या है, अगले पेज को मैं इस पे लेना चाहूंगा। अगला पेज आपका मिल गया। तो ये जो पेज है, इस पेज पर मैं बताऊं आपको, जो डीएनए है, डीएनए और आरएनए, इनका संगठन पढ़ रहे थे ना हम लोग। संगठन में देखेंगे तो डीएनए जो होता है ये डीऑक्सीराइबोज होता है। कैसा शुगर होता है, जो शुगर होता है इसका राइबोज होते हैं। कौन से राइबोज होते हैं इनमें, तो ये डीऑक्सीराइबोज होते हैं। ये डीऑक्सी राइबोज होते हैं, ये डीऑक्सीराइबोज होते हैं। और ये कौन से राइबोज होते हैं, ये सिर्फ राइबोज होते हैं। ये ऑक्सीराइबोज में ये राइबोज होते हैं बस। ये डीऑक्सीराइबोज होते हैं, वो राइबोज होते हैं, दोनों में अंतर। फिर एनबेस का अंतर मैंने बताना चाहा आपको कि एनबेस में अंतर होता है। तो एनबेस में दोनों में अंतर होता है, तो मैं यहीं पर नोट कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप तो एडेनिन होता है। क्या होता है, एक ए होता है, ए के साथ टी होता है, एक जी होता है और सी होता है। ये होते हैं 4 एनबेस। 4 एनबेस इसमें पाए जाते हैं, 4 एनबेस पाए जाते हैं। 4 एनबेस इसमें पाए जाएंगे और 4 ही एनबेस इसमें भी पाए जाते हैं। 4 एनबेस डीएनए में और 4 एनबेस आरएनए में। तो ये देखिए ए टी जी सी, इसका फुल फॉर्म भी बताना पड़ेगा मुझे, मैं जानता हूं। और इसमें जो पाए जाते हैं ए टी और ए टी के बाद जी, और ये जो सी है, सी की जगह पे ये यू हो जाएगा। यही होता है ना, यही होना ही चाहिए, और क्या होगा। ठीक है, हाँ अच्छा, ये टी नहीं रहता है इसमें भाई, टी नहीं रहेगा, तो टी को हटा देते हैं, आप मिस कर जाएगा नहीं तो। थायमिन इसमें से गायब होता है, सी हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये होता क्या है। ये होते क्या है भाई, मैंने ए टी सी जी सी लिख दिया, जिसको पता नहीं वो क्या करेगा, जो बायोलॉजी नहीं लिए हैं उनको तो एकदम से नहीं पता होगा बेचारों को कि भाई होता क्या है। ये जो साइंस में आ गया कि ए क्या है, टी क्या है, जी क्या है, सी क्या है, यू क्या है, तो पांच है, पांचों का ये जो होता है एनबेस, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ए का मतलब होता है एडिनिन। ए का मतलब क्या होता है, एडिनिन होता है। ठीक है, एडिनिन होता है। टी का मतलब क्या होता है, थायमीन होता है। क्या मतलब होता है, थायमीन होता है। इसका मतलब क्या होता है, ग्वानिन होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ग्वानिन। और सी का मतलब क्या हो जाएगा, साइटोसिन। क्या हो जाएगा, साइटोसिन। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थायमीन, जी का मतलब ग्वानिन और सी का मतलब साइटोसिन। तो यहाँ वही काम हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एडेनिन, एडीनिन हो जाएगा, और ये साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, यस साइटोसिन। ये फिर क्या हो जाएगा, ग्वानिन, और ये यूरेसिल। क्या हो जाएगा, यूरेसिल। यही बदलाव होता है। ये बदलाव देखिए, इसमें दोनों में अंतर क्या क्या है, तो दोनों में अंतर है, ये यूरेसिल का अंतर है इसमें, और इसमें थायमीन का अंतर है। इसमें थायमीन हो जाता है, उसमें यूरेसिल हो जाता है। यही दोनों में अंतर है, दोनों के एनबेस में यही अंतर आता है। ठीक है, तो अब अगर बात करें कि डीएनए के बारे में, हाँ डीएनए के बारे में उसकी संरचना देखते हैं हम लोग। संरचना के साथ किसने खोज की है, ये सारी चीजें अब उसमें आ जाएंगी। तो सारी की सारी चीजें जब उसमें आ जाएंगी, तो सबसे पहले डीएनए के बारे में ये आपको देखते हैं। तो ये देखिए, ये होता है इसके साथ, ये होगा इसके साथ। अब मैं आपको बता दूं कि यहीं पर बता दूं तो ये भी ठीक रहेगा कि एडेनिन और थायमीन जब जुड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडेनिन और थायमीन किससे जुड़ते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन को जोड़ने की बात आती है, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। देखिए 3 लाइन लगी हुई ना, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। कौन सा बॉन्ड है वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, और कौन सा हाइड्रोजन बंध का नाम सुना होगा आपने हिंदी में, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसी वजह से ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। ये जो एनबेस है, 4 एनबेस इसमें है, 4 एनबेस उसमें है। चलिए अगले टॉपिक पर चलें, अगले पेज पर लेते हैं। अगला पेज मैं तो व्हाइट ही है ये वाला लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको द्विगुणित मॉडल दिखाना चाहूंगा।
कहाँ गया अभी, आ जाओ। एक मिनट, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। बस हो गया। देख लीजिए, ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये डीएनए का द्विगुणित मॉडल है। डीएनए का क्या है भाई? डीएनए का द्विगुणित मॉडल है। तो अब मैं आपको यहाँ पे हेडिंग अलग से डाल दूं, डीएनए। अब तक तो मैंने आपको डीएनए के बारे में जो जानकारी दी वो डीएनए और आरएनए के बेस पर तुलनात्मक अध्ययन में दिया है। अब मैं आपको बता दूं तो डीएनए की मेन हेडिंग यहाँ से शुरू है। डीएनए की मेन हेडिंग यहाँ से शुरू है और डीएनए के बारे में मैं यहीं से आपको बताते चल रहा हूँ। डीएनए की खोज किसने की थी? सबसे पहले तो यही देखना होगा। डीएनए की खोज 1860 ईस्वी में फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिसर। कौन थे भाई? फ्रेडरिक, स्विस वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर, फ्रेडरिक मिसर ने किस सत्र में? तो 1860 में इसकी खोज की, डीएनए की। इन्होंने बताया कि भाई ये जो डीएनए है यह जीवधारियों का क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो इनके आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, जो कि गुणसूत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है। यह एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। यह एक क्या है? प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में आनुवांशिक पदार्थों का संचालन व निर्धारण करता है। जो पहले परिभाषा मैंने बताई थी वही परिभाषा इसकी बन जानी चाहिए। तो क्या है डीएनए? डीएनए क्या है? एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है जो जीवधारियों के शरीर में आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से आनुवांशिक लक्षणों का आदि, यहाँ पे उस तरह से नहीं ले जाइए, अभी और समझा देंगे बल्कि हम आपको। परिभाषाएं, ढेर सारी परिभाषाएं बनने लगती है मन में। तो लक्षणों का संचालन व निर्धारण करता है। ये हो गया। तो दूसरी क्या कहेंगे कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो गुणसूत्रों से बना होता है। गुणसूत्र की इकाई होता है जिसके द्वारा जीवधारियों में आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे कि आपके माता पिता के लक्षण आप में आए हैं, आपका लक्षण आपके बच्चों में जाएंगे। तो ये इसकी मूल इकाई कौन है? इसकी मूल इकाई डीएनए कहलाता है। कहते हैं ना कि वो दिखा फलनवा के लड़कवा के जौन अखिया हुआ है ना, फलनवा की नाटवा लड़का पैदा होता है, कहते हैं किससे मिल रहा है? अरे उसकी शकल किससे मिल रही है? बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं शकल किससे मिल रही है? तो कहेंगे मम्मी या पापा से या फिर दादा दादी से। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक कारक होता है डीएनए एक कारक होता है जो बताता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, लक्षणों का पारगमन होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो ये किसने बताया था? सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर ने बताया था। फ्रेडरिक मिसर ने यही बताया, ठीक है, 1860 में। फिर इसके बाद क्या किया गया? तो इसके बाद इसका द्विगुणित मॉडल आया। द्विगुणित डीएनए का द्विगुणित मॉडल आया। ये किसने दिया? तो ये दिया आपके
वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने, दो वैज्ञानिक आपके निकल के आए, वाटसन और क्रिक। इन्होंने 1953 में, कब? 1953 में यह बताया कि जो डीएनए है ये कुंडलित माध्यम है। कैसा माध्यम है? द्विकुंडलित माध्यम है। देख लीजिए, ये द्विकुंडलित, ये कुंडल की तरह से बना हुआ है ना, ये देखो कुंडलित हुआ है, कुंडलित हुआ है, आपस में लपेटे हुए हैं, तो एक ऐसी संरचना है। तो ये किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक ने। किसने बताया भाई? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विगुणित मॉडल दिया था, तैयार किया था। ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई तो मैं डीएनए का द्विगुणित मॉडल भी यही समझा दूंगा। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आएंगे, विल्किंस, जिन्होंने एक्सरे द्वारा डीएनए की संरचना तैयार की थी। तो इस तरह से मैं आपको बताते चलूं। तो ये जो आपको दिख रहा है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये रहा, ये जो डीएनए है, मैं इसको अब अपने तरीके से बनाकर आपको दिखा दे रहा हूं कि ये कैसे होता है। देखिए, ये हो गया। अब इसको दूसरा वाला मैं दूसरे रंग से कर दे रहा हूं। लीजिए, ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें बीच में लाइनिंग दिख रही है आपको, तो लाइनिंग भी मैं दिखा दे रहा हूं। लाइनिंग क्या क्या है देख लो। लाइनिंग ये है ना, ये जो लाइनिंग है ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। कितनी हो गई? 4। दोनों के बीच में कम से कम 10 हो जाएंगे। 6 4 10, सही। दोनों के बीच में 10 हो गई। तो ऐसे ही दोनों में क्या होते हैं, इसकी भी संख्या निश्चित होती है भाई। संख्या जब निश्चित होती है तो संख्या अगर निश्चित नहीं करेंगे तो ये तो मॉडल ही गड़बड़ा जाएगा आपका। ये हो गया। इसलिए वही बात, ये गड़बड़ जगह पहुंच गया ना, क्या करें। ये हो गया, ये आपको दिख रहा है ना। इसमें अब आपको ये एन बेस दिखेंगे, ये द्विगुणित मॉडल में आपको एन बेस दिखेंगे। क्या दिखेंगे? एन बेस। एक तो ए दिखेगा, रुकिए कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कौन सा कलर? ये कलर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ए हो जाएगा एडेनिन और ये हो जाएगा थायमिन। थायमिन के बाद ये देखो, ये सी है, ये जी हो जाएगा। मतलब कि थायमिन, फिर ए हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। इसी तरह से फिर ये ए हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। ये आपस में बंद जुड़े होते हैं, आपस में ये बंद क्या होते हैं? हमेशा जुड़े होते हैं। अब ये टी हो जाए तो फिर ये ए हो जाए। मतलब कि अगर थायमीन है तो उसके साथ एडेनिन ही जुड़ेगा, थायमीन है तो एडेनिन ही जुड़ेगा। देख लीजिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हो जाएगा एडीनीन। एडीनीन अभी ऊपर तो बताया था। ए का मतलब क्या हो जाएगा? एडेनिन हो जाएगा। और टी का मतलब क्या हो जाएगा? टी का मतलब थायमीन हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। जी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्वानीन हो जाएगा, ग्वानीन हो जाएगा। और इसी तरह से सी का मतलब क्या हो जाएगा? तो साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इतनी चीजें, ये जो एनबेस है, ये किसके एनबेस हैं? तो ये डीएनए के एनबेस हैं। आरएनए के एनबेस मैंने आपको बताया कि आरएनए इससे थोड़ा सा अलग होता है, उसका यूरेसिल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी बताएं, तो ये जो इसका व्यास होता है, इसका जो व्यास होता है, मतलब इसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है? चौड़ाई की बात मैं हरे से कर दूं, तो ये जो चौड़ाई होती है इसकी ना, इसका ये जो व्यास होता है भाई, ये जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो व्यास है, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? तो ये होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉन। अब बताइए, एंगस्ट्रॉम एक इतनी छोटी इकाई है, बिना सूक्ष्मदर्शी के देख नहीं सकते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात अगर बात करें तो ये जो एक कुंडल से दूसरे कुंडल तक, यहाँ से यहाँ तक का एक कुंडल तैयार हुआ है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन।
कितनी होती है भाई? 34 एंगस्ट्रॉन होती है, 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक, 20 इसका व्यास होता है, लंबाई, एक कुंडल की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन। तो एक एन बेस से दूसरे एन बेस के बीच की जो ये जो सीढ़ी दिख रही है, सीढ़ियों के बीच में कितनी लंबाई होती है, कितनी दूरी होनी चाहिए? तो मिनिमम इसकी दूरी होती है, क्योंकि एक कुंडल में अगर हम कहें एक कुंडल में ये जो सीढ़ियां हैं, यानी कि एक कुंडल में एन बेस की संख्या कितनी होती है? एन बेस। अब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है ना कि एन बेस क्या होता है? एक कुंडल में एन बेस की संख्या जो होती है वो होती है 10 एन बेस होते हैं। कितने एन बेस होते हैं एक कुंडल में? तो एक कुंडल में 10 एन बेस होते हैं। एक कुंडल में कितने एन बेस होते हैं? तो 10 एन बेस होते हैं। ए भाई, इससे छोटा मत होइए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बस हाँ, एक ही पेज पर लाना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा सा छोटा बड़ा करना पड़ता है। तो ये कितने बेस होते हैं? तो ये जो बेस हैं, ये जो क्षार हैं, ये जो बेस हैं, ये कितने होते हैं एक कुंडल में? एक कुंडल में 10 होती है इनकी संख्या। इनकी लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो अब बताइए, एक कुंडल की ये जो एक एन बेस है, एक एन बेस से दूसरे एन बेस के बीच की दूरी कितनी होगी? तो हो जाती है, इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं और आपको समझा दे रहे हैं, ये होती है 3 क्या है भाई? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब ये कैसे समझ में आया? 34, एक कुंडल की लंबाई में 10 एन बेस, तो एक एन बेस के बीच में कितनी? 10 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका द्विगुणित मॉडल। डीएनए का क्या हो गया? द्विगुणित मॉडल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यार, डी का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब क्या होता है, ये देखिए लिखा हुआ है। ए का मतलब एडेनिन, और टी का मतलब थायमीन, जी का मतलब ग्वानिन, और सी का मतलब साइटोसिन। ये लिखा हुआ है आपका, पहले से ही बना हुआ है। मैं बेकार में क्या बना रहा था, मैं अपने हाथों से बनाकर आपको दिखाना चाह रहा था बस, कि ऐसे बनाते हैं द्विगुणित मॉडल। अब इसको आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ बताऊं। हो गया हो तो अगला पेज लेते हैं भाई। चलिए अगला पेज ले रहे हैं। अब डीएनए के कार्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि डीएनए का कार्य क्या होता है। डीएनए का कार्य क्या होगा भाई? तो डीएनए का जो कार्य होता है वो होता है आपराधिक मामलों को सुलझाना। आपराधिक मामलों को सुलझाना, आपराधिक मामलों को सुलझाना, आपराधिक मामलों को सुलझाना, पैतृकता सिद्ध करना। क्या करना? पैतृकता सिद्ध करना। दोनों का मतलब अभी मैं समझा दे रहा हूं, सिद्ध करना। ठीक है, आपराधिक मामले सुलझाना और पैतृकता सिद्ध करना, इसका कार्य क्या हो गया? तो इसका कार्य है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। लक्षणों का आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का पारगमन। अब मैं इसको समझा दूं तीनों पॉइंट को, कि तीनों पॉइंट ये हैं क्या, इसका मतलब क्या है, मतलब इसका डीएनए का कार्य है, तो क्या होते हैं ये, इनके बारे में मैं समझा दूंगा आपको। ठीक, ये 3 मामले मैंने लिखे हैं। आपराधिक मामलों को सुलझाना, जब आप देखते हैं कि भाई कहा जाता है कि इसमें आपको कई लोग अपराधी दिख रहे हैं, सस्पेक्ट कई ठो हैं,
कई लोगों पर संदेह हो आपको, लेकिन जहां पर आपराधिक मामला हुआ होता है, जैसे खून हुआ है किसी का, कोई चोरी हुई है, वहां किसी का बाल दिख जाए, किसी का नाखून दिख जाए, फिंगरप्रिंट दिख जाए, तो ये सारी चीजों से डीएनए मिलाते हैं, उसका क्या करते हैं, डीएनए मैच करवाते हैं उससे। जब डीएनए मैच करवाते हैं तो डीएनए मैच करवाने के बाद जो आपराधिक मामला होता है वो सुलझ जाता है। यानी कि अगर आपका एक बाल भी वहां पर मिल गया, एक बाल आपका मिल गया, तो सोच लीजिए उससे डीएनए निकालकर आपका डीएनए लेकर दोनों डीएनए मैच करवा देंगे। अगर मैच कर गया तो भाई आप ही अपराधी हैं उसके, बाकी चाहे वहां पे 100 लोग हों, उनका डीएनए उसमें उस बाल से मैच नहीं करेगा, उस बाल के डीएनए से मैच नहीं करेगा जो कि आपसे कर जाएगा। तो सोच लीजिए, इसी तरह से अगर 2 लाइन में कहना चाहूं तो उसमें होता है ना कि मुख झूठ बोल सकते हैं, आंखें नहीं। मुख झूठ बोल सकते हैं लेकिन आंखें नहीं। और इसी तरह से एक और लाइन है आपकी जो आपको सिद्ध करती है, भाई क्या है वो लाइन, आप भूल सकते हैं मगर कर्म नहीं। तो ये जो लाइन है ये भी आपको डीएनए की तरह से मैच करवाती है। कैसे, जैसे डीएनए है, आप करोड़ों की संख्या में रहिए, आपका एक बाल मिल जाए ना तो आपका डीएनए तुरंत पता चल जाएगा कि ये आपका डीएनए है। उसी तरह से आपके मुख झूठ बोल सकते हैं लेकिन आपकी आंखें नहीं, और आप भूल सकते हैं, कर्म नहीं। तो कर्म जो होता है वो आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है। आप भले ही अपने कर्मों को भूल जाइए, अपने कामों को भूल जाइए करके, लेकिन कर्म हमेशा आपके कामों को याद रखता है। तो इसीलिए कहा जाता है भाई कर्म ही पूजा है, अच्छे कर्म करते रहिए, बाकी और किसी की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए चापलूसी करते रहते हैं और झूठ सच बोलते रहते हैं, तो वो अलग बात हो गई। दूसरी क्या बात है, पैतृकता सिद्ध करना। पैतृकता सिद्ध करना, अगर छोटा सा बच्चा है वो गुम गया, छोटा सा बच्चा है वो गुम गया और किसी को छोटे बच्चों में पहचान नहीं हो पाती है, क्योंकि छोटे बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, छोटे बच्चे हमेशा एक जैसे दिखते हैं। तो अब छोटे बच्चे की पैतृक कौन है, पिता और माता कौन है, इनकी अगर पहचान करवानी रहे तब कैसे पता करेंगे। तो छोटे बच्चे का डीएनए और पिता का डीएनए, दोनों का डीएनए मैच करवाइए, जिसका डीएनए मैच कर गया वही उसका बेटा है। गांव में ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि भाई ये तुम्हारा बेटा है कि किसी और का, तो अन्यथा ना ले जाइएगा। तो ये सारी बातें डीएनए को समझाने के लिए हैं कि भाई गाने तो बहुत मिले हैं आपको, भोजपुरी में भी मिलते हैं, लेकिन क्या करेंगे आप लोग, ये जो प्लेटफॉर्म है ये सीमित है, नहीं तो आपको गाने के माध्यम से भी बता देता कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, डीएनए की पहचान कैसे की जा सकती है। तो डीएनए की पहचान वैसे भी की जा सकती है कि कोई बच्चा है, अगर उसके पापा का लक्षण नहीं मिल रहा है, किसी और का मिल गया, तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है दया, वही हालत हो जाती है। चलिए, आनुवंशिक लक्षणों का पारगमन, मतलब कि पिता के लक्षणों का, जो माता पिता है ना, माता पिता के लक्षण जो होते हैं, लक्षण का संतान में जाना, संतान में जाना, ये क्या कहलाता है, आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। और आनुवंशिक लक्षण किसके द्वारा जाता है, तो डीएनए के द्वारा जाता है। ठीक है, आनुवंशिक लक्षण किसके द्वारा जाते हैं, डीएनए के द्वारा जाते हैं। और इसके बाद अगर मैं कहूं कि टेस्ट के लिए डीएनए टेस्ट के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, किससे टेस्ट कर सकते हैं, तो भाई डीएनए टेस्ट जो होता है ना, आपके फिंगरप्रिंट से मैच करवा सकते हैं। किससे, फिंगरप्रिंट से। पहली बात फिंगरप्रिंट हो गया, दूसरा क्या हो गया, आपके बाल हो गए, हेयर जिसे कहते हो आप लोग, नाखून हो गया, नाखून यानी कि नेल। अंग्रेजी में हाथ ना भागे भाई, मैं अंग्रेजी में ज्यादा लिखना नहीं चाह रहा हूं, फिर भी जा रहा हूं। बाल हो गया, नाखून हो गया, नाखून के साथ साथ आपका खून हो गया, खून नहीं भाई रक्त ले लीजिए। ठीक है, कहते हैं ना, आपके शरीर में आपके पिता का खून है, आप ऐसा काम कर जाएंगे, आपके शरीर में आपके पिता का खून है। कैसे पता चलता है, डीएनए से पता चलता है।
समझ में आया? डीएनए से पता चलता है, बाल हो गया, नाखून हो गया, इससे हो गया, आपके त्वचा से हो जाएगा, त्वचा मिल गई आपकी, उससे हो जाएगा डीएनए की पहचान। मतलब आपके शरीर की कोई भी चीज मिल जाए वो लोग अपना डीएनए निकाल लेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कर लेंगे वो लोग, चलिए डीएनए को मैच करवा लेंगे। तो ये हो गया डीएनए पता कैसे करते हैं, ठीक है, तो किसका डीएनए है। तो ये सारी जानकारियां अगर हो गई हैं तो अब देख लिया जाए कि डीएनए का पहला बैंक कहाँ खोला गया। डीएनए पहला बैंक कहाँ खोला गया दोस्तों? लखनऊ में खोला गया है। विश्व एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ खोला गया? एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ खोला गया? तो आपके नियर बाई लखनऊ में। लीजिए, ये यार कभी कभी जब गलती हो जाती है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो लखनऊ में जो है उसका नाम क्या है? लखनऊ में तो है, मान लिया मैंने, लखनऊ में मैंने मान लिया, लेकिन इसका नाम क्या है? नाम बताइएगा। एग्रो इन्फोटेक एंड ह्यूमन डीएनए बैंक, मैंने तो बता दिया। आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। अगर अच्छा लगा हो, क्लासेस अच्छी लग रही हूं तो लाइक कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि इतनी गहराई से कोई नहीं बताएगा। और आप कोई भी एग्जाम दीजिए, और आपका आरआरबी ग्रुप डी जो है ना, स्पेशल साइंस को ट्रीट करता है। अब जब स्पेशल लेता है तो भाई स्पेशल प्रश्न भी पूछता है। मैं प्रश्न लेकर आने वाला हूं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि पूछता कैसे है। हालत खराब कर देगा अगर आप इसे हल्के में लेंगे। चलिए बताइए, लखनऊ में मैंने तो बता दिया एग्रो का। नहीं समझ में आया? अभी बोल दिया था मैंने भाई, जब बोल दिया था तो क्या हो जाएगा? एग्रो, एग्रो इन्फोटेक, इन्फोटेक, एग्रो इन्फोटेक एंड ह्यूमन डीएनए बैंक ऑफ लखनऊ। कहाँ पे है? लखनऊ में। सेंटर कहाँ है इसका? सीडीएफडी कहाँ है? बताइएगा जरा, सेंटर कहाँ है भाई? डीएनए सेंटर कहाँ है? एशिया का डीएनए सेंटर हैदराबाद में है। कहाँ है भाई? हैदराबाद में। ओ, डीएनए सेंटर कहाँ है? हैदराबाद, ठीक है। डीएनए सेंटर की बात करें तो हैदराबाद। अब मुझे लगता है कि आपका ये जो डीएनए वाला टॉपिक है लगभग समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद प्रकार बचे हैं और आरएनए बचा है। आरएनए को और डीएनए के प्रकार को मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। और अगली वीडियो के साथ साथ भाई आपको मैंने विल्किंस नहीं बताया है, चलिए विल्किंस को भी बता दूंगा। मैंने सिर्फ बता के छोड़ दिया था, बताया आपको, वापस रिपीट नहीं कराया, उसे लिखाया नहीं, कहीं पर लिखा नहीं है। तो चलिए मैं अगले वीडियो में लेकर आ जाऊंगा कि डीएनए के प्रकार क्या होते हैं और आरएनए क्या होता है, और साथ ही साथ आपको विल्किंस के क्या योगदान है डीएनए के लिए, इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं चाहूंगा कि बस इतना ही रहना चाहिए, और आज के लिए आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।